जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। विप्लव कर्माकर, रमन कुमार, मयूर, पिंटू, निकिता यादव, पिंटू, मयूर, पिंटू का नाम ज़्यादा आ रहा है, कृष्णा तायडे, कंचन प्रजापति, सन्नी कुमारी, विवेक किशोर वर्मा, लक्ष्मी यदुवंशी। सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल इंडिया। देखो, मिडाइवल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको इतिहास शुरू करने से पहले ही बताया था कि कब तक से लेकर के कब तक के इतिहास को। तो मैंने आपको बताया था 712 से लेकर के और 1500, अगर हम बात करें 1526 जो है, यहाँ तक तो सल्तनत काल खत्म होगा। फिर 1526 से शुरू होता मुगल काल, और मुगल काल खत्म होता है आपका 1857 तक। लेकिन हम औरंगजेब की मौत तक, क्योंकि मुगल यहीं तक मजबूत प्रशासक रहे, और 1707 के बाद में मुगल शासन क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो ये इतने वर्षों के बीच का जो समय है, 712 एडी से 1707 एडी का, ये मध्यकालीन भारत है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट में देख पा रहा हूँ, बहुत शाबाश। ठीक है, तो ये हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप एक अच्छे छात्र की तरह अपना रिवीजन करते होंगे और प्राचीन इतिहास का एक अच्छा रिवीजन आपने किया होगा। ठीक है, सबको नमस्ते भाई, सबको चरण स्पर्श है। आएंगे मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में क्या होगा कि भारत में विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू होंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ठीक है, इसमें क्या होगा, 712 से यहां से इस्लामिक आक्रमण शुरू होगा, एक इस्लामिक इन्वेजन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव भी पड़ेगा। इस्लामिक आक्रमण होगा, और इस्लामिक आक्रमण में भारत पर दो तरह की डायनेस्टी आएंगी। एक तो आएगा सल्तनत वंश, जिसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आएगी। मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कौन कौन से वंश होंगे? एक तो गुलाम वंश होगा, एक आपका खिलजी वंश होगा, खिलजी वंश होगा, एक दोस्त आपका तीसरा तुगलक वंश होगा, तुगलक डायनेस्टी होगी। ठीक है, एक आपका सैयद वंश होगा, सैयद वंश होगा, एक आपका लोदी वंश होगा। ठीक है, लोदी वंश। तो 5 वंश ये होंगे। लोदियों को खत्म करके तब क्या होगा आपका, यहां पर फिर मुगल शासन आएगा भारत में। मुगल आएंगे और मुगल भारत में रहेंगे 1526 से लेकर के आपका 1857 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो काल रहेगा वह रहेगा 1206 से लेकर के 1526 तक। तो ये छोटे छोटे डेटा आपको पता होने चाहिए। जिसमें गुलाम वंश रहेगा 1206 से लेकर के 1290, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। खिलजी वंश का सबसे छोटा शासनकाल होगा दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि यहां पर क्या होगा आपका 1290 से लेकर के 1320। तुगलक जो भारत में शासन करेंगे दिल्ली पर 1320 से लेकर के 1414। सैयद जो शासन करेंगे वो 1414 से लेकर के 1451। और लोदी जो देश में शासन करेंगे वो 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जी 5 ही वंश क्यों हैं? ठीक है, इन 5 को ही हम दिल्ली में क्यों रखते हैं? क्योंकि इन सब की राजधानी रही है दिल्ली अधिकांश। लेकिन मुगलों के समय पर क्या हुआ, मुगल दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं है? क्योंकि मुगलों के समय पर जो हेडक्वार्टर बन जाएगा वो बन जाएगा आगरा। यानी इन सब का तो सेंटर रहा दिल्ली, और मुगलों के टाइम पे सेंटर कहां हो जाएगा, एक बार बोले आगरा। तो कहां शिफ्ट हो जाएगी पावर, दिल्ली से आगरा। इसीलिए हम मुगलों को दिल्ली सल्तनत में नहीं रखते हैं। मैं दोस्त आपसे पूछना चाहूं कि दिल्ली सल्तनत का कुल शासनकाल यानी दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का कितने वर्षों का समय है? तो आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए भैया जी। हम कहेंगे 320 वर्ष बनते हैं। 1200, 300, 1500, 300, 320 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत का शासन है। ठीक है, और मुगलों का शासन कितना है, यहां से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 331 वर्ष। लेकिन वह सत्य नहीं है, इसमें से हमको 15 वर्ष माइनस करने रहेंगे, क्योंकि मुगलों के बीच में 15 सालों के लिए कौन आ जाएगा, शेर शाह सूरी आ जाएगा, और सूरवंश का शासन रहेगा। यानी शेर शाह सूरी तो कुल 5 वर्ष शासन करेगा, 1540 से 45।
मतलब उसके वंशज भी शासन करेंगे। तो मुगलों को बीच में खदेड़ देगा सूरवंश, और सूरवंश 15 वर्षों तक शासन करेगा। तो कहने का मतलब है मुगलों का जो कुल शासन रहा, प्योर शासन एकदम से 316 वर्षों का रहेगा। 331 क्यों नहीं, क्योंकि बीच के 15 वर्ष में सूर आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ये देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मुगलों में आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बाबर से हुमायूं, अकबर, आपका जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके वंशजों की तरफ चलेंगे। एक बार थम्स अप करें, ये समझ में आया आपको कि अगली क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम बात करते हैं परीक्षा के संदर्भ से। भैया अगर मैं बोलूं मध्यकालीन भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपका प्राचीन भारत, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बाद में दूसरा सबसे प्रमुख पार्ट है आपका कौन सा, दूसरा प्रमुख पार्ट है प्राचीन भारत, और फिर मध्यकालीन है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में तो आपका मध्यकालीन भारत को हटाने का प्रयास किया गया। इवन यहाँ तक भी आ गया कि एनसीईआरटी से जो मुगलों की व्यवस्था है उसको खत्म किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये भी रहा कि जी हम मुगल पढ़ें या ना पढ़ें, परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब एसएससी आपको नोटिफाई कर दे इस बात के लिए, ठीक है, कि हम नहीं पूछेंगे, तब आप उसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज पढ़ना होगा। जैसे दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा, उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ेंगे भैया इसको, ये तो हटा दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछे गए दिल्ली पुलिस में, ठीक है, तो प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को पढ़ भी लेना चाहिए। क्योंकि मुगल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा महाराणा प्रताप जी के बारे में। अकबर से हुआ उनका संघर्ष ही तो महाराणा प्रताप जी को इतिहास में जगह देता है, उनको महान बनाता है। ठीक है मित्र, बात समझ में आती है भाई साहब। आज हम शुरू करेंगे कि अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, अच्छा दिल्ली पर 1206 में कौन आया आपका, तो आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया। तो गुलाम वंश कैसे आया, मतलब कि मैंने बताया ये भारत में एक इस्लामिक आक्रमण है, और इस्लामिक आक्रमण अगर भारत में हुआ तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई ये देखेंगे, ये हमारा देखने का कार्य है। तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है उसको बोलते हैं अरब आक्रमण। अरब आक्रमण से मतलब होता है अरब देशों से। अरब देशों से क्या मतलब है, जितने भी आज आप मुस्लिम देश देखते हैं, ईरान हो चाहे इराक हो आपका, या हम बात करें अन्य मुस्लिम देशों की, ये सब अरब देशों में आते हैं। ठीक है, तो जब भारत की बात आती है तो सब लोग भारत की तरफ देखते थे, क्योंकि भारत ऐसा तो नहीं था कि पहले व्यापार नहीं था। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हम लोग अरबियों के साथ में या यूनान के साथ व्यापार में जुड़े हुए थे। ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका अरब क्षेत्र है भारत के इधर, और इधर आपका यूरोप है। तो जब हमारा व्यापार होता था तो अरब से होकर ही होता था, जमीन के थ्रू। जैसे एक बच्चे ने एक मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वास्को डिगामा को क्या जरूरत पड़ गई समुद्री स्थल ढूंढने की जब हमारा जमीन से व्यापार होता था। तो दरअसल में जमीन से जो व्यापार होता था उस पर लूटपाट बहुत होती थी। ये लोग यहाँ से सामान लेके जाते, रास्ते में लूट लिया जाता था, क्योंकि भारत तो आप लोग जानते हैं एक समृद्ध देश था, प्रोस्पेरस कंट्री था, एक लूटपाट होती। इसीलिए वास्को डिगामा ने वो समुद्र वाला मार्ग ढूंढा, समुद्र वाला मार्ग ढूंढा, क्योंकि समुद्र में उस समय तक बहुत ज्यादा तैनाती या कोई डाकू था ही नहीं। तो उनको पता था कि जितना सामान लेके जाएंगे वो सेफली अपनी कंट्री तक पहुंच सकता है। बात समझे। तो जब ये व्यापार होता था तो मुस्लिम आक्रमणकारी, या अगर हम बात करें मुस्लिम आक्रमणकारियों की, तो एकदम से इस्लाम भी नहीं आ गया। इस्लाम अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से कितने वर्ष पुराना है, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा, तो आप कहेंगे कि भैया 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, 570 एडी में। तो 570 एडी आज चल रहा है 2023 एडी, यानी आज से कितने वर्ष पहले इस्लाम का उदय हुआ। और एकदम से ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इस्लाम प्रचारित हो गया। इस्लाम तो उनके जीवन के अंतिम दिनों में, क्योंकि उनको ही ज्ञान प्राप्त हुआ 610 में, उसके बाद ही उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। और सबसे हिट ईयर आता है 622, सन 622, जब हिजरी संवत आया और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बहुत तेजी से प्रचारित प्रसारित किया। तो हम कह सकते हैं लगभग 650 के आसपास में इस्लाम एकदम से विस्फोट की तरफ फैलना शुरू हुआ, उनकी शिक्षाएं फैलनी शुरू हुई मोहम्मद साहब की। तो 600 को आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि लगभग अगर हम मान करें कि 1400 वर्ष पुराना है। ठीक है, 1400 वर्ष पुराना एग्जैक्ट, 622 से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1400 वर्ष आएंगे। क्या बात निकली आपका, आप कहेंगे जी
क्योंकि एडी एडी है तो घटाएंगे और बीसी होता तो जोड़ते। तो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हुई, मोहम्मद साहब ने ज्ञान प्राप्त किया, अपनी शिक्षाएं लोगों को दी, उनके फॉलोअर्स बढ़े। अब मोहम्मद साहब ने जो अपनी शिक्षाएं दी उनमें सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में कन्वर्ट होने वाले आदमी कौन थे? तो आप कहेंगे उस समय पर तो जो ये बहुत सारे ईसाई थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे यहूदी थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, यानी भारत का इधर वाला जो हिस्सा था वो इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब सबकी नजर किधर थी? सबकी नजर किधर थी? तो हम लोग एक बात समझते हैं कि सबकी नजर थी कि भारत अभी इससे अछूता है, भारत बचा हुआ है, तो भारत में भी इस्लाम का प्रचार करना होगा। एक तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य ये आता है कि ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, क्या सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने आए? ऐसा नहीं था। जैसे कासिम जैसे लोग मध्य एशिया में अपनी वेल्थ को, अपनी मजबूती को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते थे, इसके लिए उनको धन की आवश्यकता थी, तो लूटपाट के लिए भी आए, क्योंकि उसको अपना बोलते ना प्रभाव बढ़ाना था मध्य एशिया में। तो दो मुख्य कारण रहे। एक, लूट क्यों करनी थी? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे शासन नहीं करना था, उसको तो मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना था, मिड एशिया में। दूसरा कारण क्या था? मैंने बताया कि इस्लाम का प्रचार प्रसार जो सेकेंडरी उनका विजन था। पहला, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण का कारण था कि उसको अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखाना था। जब प्रभाव बढ़ा, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो भारत में इस्लाम धर्म का फिर प्रवेश भी हुआ। ठीक है, तो दो मेजर कारण क्या रहे? एक तो लूटपाट और एक इस्लाम का प्रचार प्रसार। अच्छा जी, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं को क्यों गारंटी मिली या इन्हीं को नेता क्यों चुना गया? तो दरअसल में मोहम्मद साहब की जब मौत हो गई तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा मैं मोहम्मद साहब के बाद में मेरे रास्ते पर चलो, बहुत सारे लोग। लेकिन मोहम्मद साहब के बाद में 4 खलीफा हुए, 4 मुख्य आदमी हुए, जिसमें से उनके एक दामाद अली का नाम भी आप सुनते होंगे, अबू बकर उनमें से मुख्य नाम है। तो खलीफा इराक में, इराक की राजधानी क्या है जरा बताएंगे? बगदाद। तो जो बगदाद में खलीफा बैठता था, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में सबसे बड़ा पद खलीफा का पद हो गया। और खलीफा जो भी आदेश देता था तो इस्लाम जगत के लोग उसको पालन करते थे कि भाई खलीफा का आदेश है और ये अंतिम आदेश है, इसका पालन करना होगा। तो खलीफा ने भी आदेश यही दिए कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो। इस समय तो हमको अपनी तलवार की नोक पर प्रचार प्रसार करना होगा। तो खलीफा का स्टेटमेंट, मैं कभी भी आपसे खलीफा नाम लूंगा तो खलीफा क्या बोलेंगे आप? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में सबसे बड़ा जो पद इस्लाम जगत में था वो कौन सी थी पोस्ट? वो खलीफा पोस्ट थी। और वो जो ऑर्डर देता था उसको उस समय के बहुत सारे कमांडर्स फॉलो करते थे। बात समझे? चलो जी, तो भारत पर भी अरब आक्रमण हुआ 711 में। अब यहां पर अबेदुल्ला ने आक्रमण किया, असफल रहा। तो जब भारत में आक्रमण होता है तो कौन वो व्यक्ति है जिसने इसको असफल कर दिया? अब भारतीय इतिहास में ये सिंध क्षेत्र है, भारत से लगा हुआ, जहां आज का पाकिस्तान है। तो यहां सिंध क्षेत्र में कौन थे? राजा दाहिर, एक महान और वीर शासक। राजा दाहिर एक महान और वीर शासक। क्योंकि कोई शासक अगर कमजोर होता तो पहले आक्रमण में उसको असफल करना संभव नहीं था अबेदुल्ला का। ये सिद्ध करता है कि राजा दाहिर भारतीय इतिहास में जितने कमजोर शासक दिखाए गए उतने कमजोर है नहीं। दूसरा आक्रमण भी असफलता के बाद में अरबियों ने किया, बुदैल के नेतृत्व में हुआ, फिर से असफल। तो 2 बार कोई व्यक्ति आक्रमण, बाह्य आक्रमण को जो एक मजबूत सैनिक क्षमता के साथ में हुआ उसको असफल कर दे, तो आप समझ सकते हैं शासक कमजोर नहीं है। इस बार अरबियों ने, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार युद्ध लड़े तो वह भी तो कमजोर होगा। जब सिकंदर आया तो मैंने आपसे कहा कि छोटे छोटे राज्य एकजुट हो गए। अब एकजुट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर मिली। पावर मिली किसको? तो भारत को मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम उस सीख को, शिक्षा को भूल गए कि हमको एकजुटता से रहना है। जैसा कि राजा दाहिर ने भी अपने समीपवर्ती शासकों को मैसेज भिजवाए कि लगातार आक्रमण करके मैं कमजोर हो चुका हूं, अब आप लोगों को मेरे सामने या मेरे साथ आना होगा। उनकी राजधानी थी ब्राह्मणाबाद और ब्राह्मणाबाद से ये मैसेज सबको दिया गया। लेकिन वही भारत की नीति कि अन्य लोग अपने शासन के चक्कर में ये न भूल पाए कि क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। उन्होंने कहा लड़े तो खुद लड़े, हम क्यों मरे। तो तीसरे आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ और इसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि भारत की राजनीति परिवर्तित हुई। ठीक है,
इसको प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी भी कहते हैं, और अल हजाज का ये सेनापति था। अल हजाज, ठीक है, अल हजाज का ये सेनापति था। अब यहां पर एक बात देखना, इसका ससुर भी था ये दरअसल में। तो यहां इन लोगों ने कारण ढूंढा। कहते हैं कि भारत का जो समुद्री मार्ग था उसमें अल हजाज के 2 जहाज खो गए। अल जहाज के 2 जहाज जब यहां पर खो गए तो उसने इसका दोषी बनाया राजा दाहिर को, कि आपके क्षेत्र में आपकी सेनाओं ने इसको डुबाया है, आप ही इसका हर्जाना देंगे। जिस हर्जाने को देने से मना कर दिया। भाई मैं क्यों दूं? उन्होंने कहा मेरा कोई हाथ ही नहीं है इसमें, मेरा कोई इसमें हाथ ही नहीं है। तो आप बताएं कि मैंने किसी जहाज को डुबाया ही नहीं है। भाई इसको खोल दो गेट को, हाँ खुला रहने दो गेट को इसको। तो बोले कि जी मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, तो फिर मैं किसी भी प्रकार के हर्जाने को क्यों भरूं? तो उन लोगों को भी एक कारण मिला कि अगर हर्जाना नहीं भरता तो युद्ध के लिए कारण काफी है कि उसको दोषी बनाया जाए, और दोषी बनाया जाए और युद्ध के लिए इतना मात्र कारण काफी होता था। यानी उस तरफ से युद्ध हुआ और ये भारत में सफल हुए। राजा दाहिर की असफलता क्या कारण रहे आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं ये किस पास से भारत आया? खैबर दर्रे से भारत आया। दर्रे का मतलब क्या होता है ये समझ लो। 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकरा रास्ता जिससे होकर के लोग गुजरते हैं। आपने अक्सर पहाड़ों को देखा होगा, पहाड़ों के बीच में पगडंडियों को देखा होगा, जहां से लोग गुजरते हैं वही पास है, वही दर्रा है। ओके, तो बात समझ गए। मैसेज किसका फॉलो कर रहा है? वो खलीफा का। और खलीफा कौन है आपका बगदाद में इस टाइम पर? आपका वही सेना कमांडर अल हजाज है। अल हजाज ने ही किसको भेजा है? कासिम को भेजा है, वो उसका दामाद भी है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? महान राजा दाहिर, ठीक है, जिसकी 2 पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थी। अब सूर्यमला और परिमला की भी इतिहास में अपनी कहानी है कि सूर्यमला और परिमला को राजा दाहिर को हराने के बाद में बंदी बना लिया गया और उनको भेजा गया कहां? बगदाद के खलीफा की खिदमत में। बगदाद के खलीफा से मतलब क्या है कि वो ये कहता था कि इस आपके आक्रमण में जितनी भी सुंदर लड़कियां आप अपहरण करके लाएंगे वह सब बगदाद के खलीफा को सौंपी जाएंगी। तो बगदाद के खलीफा को ये लड़कियां भेजी गईं, लेकिन वहां इन्होंने, दोनों पुत्रियों ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। वहां जाकर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कुंवारी नहीं है और हमारा जो शोषण है वो कासिम कर चुका है पहले ही। कहते यही वजह, अली अहमद ने एक पुस्तक लिखी है चचनामा, जो यह विवरण करती है कि कासिम की मौत का कारण इन दोनों पुत्रियों की चालाकी रही। कहते हैं कि बगदाद के खलीफा ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में जकड़ लिया जाए और उन्हीं जंजीरों में जकड़े जाने की वजह से कासिम की मौत भी हुई, ठीक है। पहला आक्रमण, अब भारत की बात करते, भारत में आया तो सिंध क्षेत्र में आया। सिंध क्षेत्र में आया तो देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह किधर पड़ता है? तो जैसे ही ये भारत की तरफ आया तो ये सारा क्या था आपका? पहले भी इंडिया था भाई, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या थे? भारत था, अखंड भारत का हिस्सा था। तो यहां पर समुद्र में क्या था? यहां पर एक आपका पोर्ट था जिसका नाम है देवल। तो मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तो सबसे पहला आक्रमण उसने कहां पर किया? देवल पर किया। देवल को उसने जीता, सिंध क्षेत्र को कब्जे में किया। इसके बाद में यहां पर जो बौद्ध स्थल थे, नीरम बौद्ध स्थल है, जगह का नाम है नीरम, उस समय का सिंध में एक स्थल था और ये एक बौद्ध स्थल था। यहां पर बुद्धिस्ट लोग बहुत अधिक संख्या में रहते थे। बुद्धिस्ट लोग तो आ ही जाएंगे ना। आप लोगों को पता है कि अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग कितने साल पहले हुआ था? क्या बताएंगे आप उत्तर? ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंध पर जजिया कर लगाया गया। और सिंध पर जजिया कर क्या होता है? यानी कासिम ने जब जीत लिया तो अब आक्रमण तो उनका सफल हो गया। अब मैंने कहा कि उनकी एक नीति लूटपाट की नीति भी थी। उनको भारत से धन भी एकत्रित करना था, क्योंकि कासिम को मिड एशिया में अपनी ताकत दिखानी थी, मध्य एशिया में। तो इसके लिए उसने कहा कि भाई धन का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करना है वह अभी अधूरा है। तो इसके लिए एक नया नीति लेके आए जिसका नाम है जजिया। कैसे? देखो, जजिया उन्होंने बोला कि जजिया देना है उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते। अब क्योंकि भाई साहब शक्ति इनके पास है, क्षेत्रीय जीत चुके हैं, तो लोग तो इनसे डरेंगे।
अब जो गरीब व्यक्ति है वह सोचता है कि क्या हिंदू होना और क्या मुसलमान होना, अब हम एक टैक्स दें उससे अच्छा है कि हम अपना धर्म ही बदल लें। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों की गर्दनें काटी गई, लेकिन बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो गए, जिन्होंने कहा कि धर्म से क्या ही मतलब है, हमारी जीविका या हमारा जीवन चलना चाहिए। तो जजिया किस पर लगता था? जो गैर मुस्लिम थे, यानी जो मुसलमान नहीं थे। अगर आप मुसलमान धर्म को नहीं अपनाते हैं तो आपको जजिया देना होगा। तो इससे दो चीजें हुई, एक तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और धन का इकट्ठा होना भी शुरू हुआ। तो गैर मुस्लिम पर लगता था, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, विधवा पर नहीं लगता था, विकलांग पर नहीं लगता था। तो ये दो चीजें तो इन्होंने सहानुभूति के लिए कर ली कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग इकट्ठे होकर विरोध कर दें। ब्राह्मणों पर इसलिए नहीं लगाया कि इनको यहाँ पर सम्मान प्राप्त है हिंदुस्तान में, इस क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय पर शक्ति भी उन्हीं के पास में थी कि एकदम से विरोधी ना हो जाए। तो ये तीन चीजों को, तीन वर्ग को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। और ये जो हमें सारी जानकारी मिलती है, इस सब की जानकारी मिलती है हमको चचनामा बुक से। और चचनामा पुस्तक के राइटर कौन है? अली अहमद। क्या आंसर आएगा आपका? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है आपने निकिता, बहुत सही उत्तर बच्चों आपने दिया। विशाल सिंह आपका उत्तर एकदम ठीक है। राहुल कुमार जी ने वर्ष बताए हैं 2023 में जोड़ के, महात्मा बुद्ध जी के आपके जन्म के वर्ष को 563 को। बहुत शानदार बात समझे। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा गुरुजी प्लीज थ्योरी से पढ़ाओ। बताओ, मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, उस बच्चे को यही नहीं पता अभी थ्योरी क्या होती है। दोस्त, थ्योरी यही होती है। बोलेंगे भी फटाफट से। आपको ये नहीं पता थ्योरी कैसी होती है? आप, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे उसको थ्योरी मानते? थ्योरी भाई साहब मित्र यही होती है। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? लूट करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के उस सिंध क्षेत्र में, कभी भी पूछे कहां पर जारी किए थे, तो कौन सा क्षेत्र इसने जीता था? सिंध क्षेत्र। तो क्या ये भारत पर शासन करने आया था? यस और नो। आप सारे दोस्तों का आंसर आएगा कि नहीं। या कभी पूछे सोने के सिक्के, मैं आपसे पूछूं भारत के इतिहास में किसने जारी किए, तो आप लोग जानते हो विम कुडफिसेश ने। विम कुडफिसेश या बोले वंश बोले तो हिंद यूनानियों ने, मैंने आपको बताया, जारी किए, है ना। लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो कासिम है। ठीक है, तो दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो अरबी लोग आए भारत में, तो वो ऊंट वगैरह लेकर के आए, क्योंकि उधर भी काफी जो स्थल है आपका अरब देशों में, अगर हम बात करें अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पर ऊंट है। ऊंट है तो रेगिस्तान उधर भी है। मानचित्र ये लोग लेकर के आए, मानचित्र कला का विकास हुआ भारत में। मानसून की जानकारी आप लोग जानेंगे, एक अरबी व्यक्ति आया था अलमकसीदी भारत में। अलमकसीदी ही वो व्यक्ति है जिसने भारत को इंट्रोड्यूस कराया मानसून। मानसून समझते हैं ना, कि जब वर्षा आती है। वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं। नहीं जी, भारत पर शासन करने नहीं आया था। खजूर की खेती की शुरुआत भारत में हुई और दशमलव सिद्धांत भारत में आया। दशमलव सिद्धांत का मतलब अरबियों के द्वारा ही दशमलव के बाद के अंकों को विकसित किया गया। ये छोटी सी बात है। वेरी गुड, बहुत थैंक यू मोहम्मद इमरान मेरे भाई, टू मच थैंक यू। अब आते हैं भारत पर अरबियों के बाद में किसने आक्रमण किया। तो अरब तो आए और वापस लौट गए। उसके बाद में जो शासन था, उनके जो अपने सेनापति थे, वो छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे कबीलों पर शासन करते रहे। लूटपाट जमकर जब तक वो रहे तब तक हुई। उसके बाद वो वापस लौट गए। वापस से भारत पटरी पर लौटता है। ठीक है, फिर से भारत में जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, उनकी अपनी बस्तियां, प्रजनन बढ़ता रहा, प्रजनन बढ़ता रहा। और जब प्रजनन बढ़ता रहा तो इस्लाम की संख्या भी बढ़ती रही। हमारे देश में भी लोग बढ़ते रहे उस धर्म को मानने वाले। अब भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ। अरबियों के बाद में कौन आए? तुर्क। तुर्क आए। ठीक है। अच्छा, तुर्कों की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि तुर्क आए हैं जी अफगानिस्तान से। तो एक प्रश्न आएगा दिमाग में कि अफगानिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था। तो दरअसल में हम उस संदर्भ में कहते हैं इस बात को कि ये जो भारत से सीमा मिलती है अफगानिस्तान की, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये किस क्षेत्र से आए, इसको मुख्यतः पुस्तकों में अफगानिस्तान कहा गया। ये अफगानिस्तान से आए। वहां पर एक गजनी जगह का नाम है, गजनी प्लेस है जहां से ये आए थे।
और इनका अपना एक वंश था जिसको यामिनी वंश या गजनी वंश हम कहते हैं। यानी तुर्क जो भारत में आए, तुर्क किन लोगों को कहते हैं, मैं आपसे जगह पूछूंगा, या मैं पूछूं किस वंश से आए, तो गजनी वंश के थे और आए कहां से, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र से भारत में आए। ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, इसका यामिनी वंश का अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति था। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर आया सुबुक्तगीन, और सबसे ज्यादा प्रश्न जिससे पूछा जाता है, इसी वंश का शासक है फिर महमूद गजनवी। ठीक है। अल्पतगीन का पुत्र है सुबुक्तगीन, यहां पर देखेंगे। तो जब भारत में आपका सुबुक्तगीन आया तो सुबुक्तगीन को हम असफल कहते हैं, क्योंकि उतनी सफलता नहीं पा पाया जितनी सफलता किसने पाई, महमूद गजनवी ने। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी का नाम कभी भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुबुक्तगीन है। लेकिन मैं पूछूं भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, तब आप कहेंगे काशिम, काशिम। ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से, बहुत शानदार, बहुत खूब। गुरुजी स्टैटिक जी के मैं ही कराऊंगा, आपसे पहले ही क्या दिया था, 2.0 बैच शुरू होगा। ठीक है, 2.0 बैच शुरू होगा तो पहले हिंदी पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे स्टैटिक, तब पढ़ेंगे। अभी स्टैटिक नहीं होगी, वो पहले ही आप लोगों से बोल दिया गया था, क्योंकि स्टैटिक पेपर से पहले पढ़ने का टाइम अभी दिल्ली पुलिस के बच्चों को पढ़ाया गया है। ठीक है, 20-22 दिन में स्टैटिक जी के अभी पढ़ाई गई है, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है। जीएस में आप लोगों को कमांड एसएससी जीडी बहुत बेहतरीन यदि देना चाहते हो, 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। ठीक है, नए सिरे से शुरू होगा 1 तारीख के आसपास से। एक तो वो प्रैक्टिस सेशन परीक्षा तक जब तक चले तब तक उसको नहीं भूलना। एक आप लोगों के लिए जो क्लासेस की जरूरत होगी मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहना इस बात से। ओके, चिंता करने की बात ही नहीं है कैसी भी, कोई दिक्कत, इतने में चीयर अप हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी घोषणा मैंने करी स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे आइए। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ। यानी जब सुबुक्तगीन ने यह आक्रमण किया था 986 एडी में, तब शासक कौन था, जयपाल था। कौन था, हिंदू शाही वंश का मतलब हिंदुओं का वंश था। यहां पर कौन शासन कर रहे थे, हिंदू शासन कर रहे थे। और उस जयपाल को मतलब इनकी कई जगह लिखा गया कि आपका छिटपुट आक्रमण हुआ, कुछ कहते हैं कि नहीं सुबुक्तगीन हार गया था, कुछ लोग कहते नहीं जयपाल की जीत हुई, कुछ लोग कहते हैं कि जयपाल को अगर हरा दिया जाता तो जयपाल को फिर बंदी बना लिया जाता। लेकिन जयपाल ने तो बाद तक भी शासन का विवरण उसके का मिलता है, उसने तो बाद में भी शासन किया है ना। ठीक है, आगे। अब आते महमूद गजनवी पर। सुबुक्तगीन और अल्पतगीन का कोई विशेष योगदान नहीं है, मुख्य बात है मोहम्मद गजनवी, जिसका भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है। गजनवी एक बहुत ही लुटेरे किस्म का व्यक्ति। अगर मैं बोलूं कि भारत के शासन में जिस प्रकार से हीनता पैदा की, गलत कृत्य जितने तैमूर लंग ने किए, ठीक है, उतने ही गलत कृत्य महमूद गजनवी ने भी देश में किए। देखेंगे कैसे। ये सुबुक्तगीन के बाद में गद्दी पर बैठा 998 एडी में। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान यानी इसने खुद को सुल्तान कहा और गाजी कहा। गाजी का मतलब कई अर्थों में अलग अलग मिलता है। ठीक है, गाजी की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में खलीफा ने जो इनको गाजी की उपाधि दी, इसका मतलब था, गाजी का मतलब होता था विधर्मी का कत्ल करने वाला। यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते, यदि उनको अपने रास्ते से हटाया जाए और उनको मार दिया जाए तो यह गाजी की उपाधि है, उस व्यक्ति को गाजी कहा जाएगा। तो इसने खुद को क्या कहा, महमूद गजनवी ने गाजी कहा। इसी का नाम है यामीन उद्दौला। इनका वंश कौन सा था, यामिनी वंश। तो यामीन नाम से आप याद रख सकते हैं। बुद्ध शिकन इसी को कहा गया है, मूर्ति भंजक, क्योंकि इसने हिंदुस्तान में आकर के भारत की जो जमी जमाई धार्मिक भावनाएं थी उनको तोड़ने का प्रयास किया। इसने जो मंदिर और मूर्ति थे उनको इसने तोड़वाया। ठीक है, भारत पर आक्रमण की बात करें तो ये आया 1000 एडी में। अब देखो, कभी भी आप आक्रमण पढ़ेंगे महमूद गजनवी के तो आपको एक वर्ष नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा 1000, सन 1000 से लेकर के 1001। तो ये 2 वर्षों को काउंट करते हैं। इसमें मतलब है, इतिहास यह कहता है कि यह एकदम पक्का नहीं है कि सन 1000 में आया या 1001 में, तो वो दोनों को काउंट कर लेते हैं। जैसे इसका सोमनाथ का आक्रमण कैसे लिखा मिलेगा आपको, 1025 से 26 में हुआ। इसका मतलब 25 से 26 के बीच में कहीं हुआ। इतिहास में इस तरह की डेट मिलती है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों विकल्पों को आपको देगा।
अच्छा, कितने लोग जानते हैं गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? फटाफट से बताएंगे एक बार। ठीक है, तो उसका कोई नतीजा नहीं होता। पहला सफल आक्रमण इसका 1001 एडी में हुआ। ठीक है, वह हिंद का युद्ध। अब बताइए, जयपाल इस समय शासन कर रहा है 1001 एडी में या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ। भारत सिंध से निचले क्षेत्र में शासन कौन कर रहा था? जयपाल कर रहा था। जयपाल का आक्रमण ही किससे हुआ था? सुबुक्तगीन से हुआ था। ठीक है, तो वे हिंद का युद्ध जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी, इसमें किसकी जीत हुई है? महमूद गजनवी की जीत हुई। और महमूद गजनवी का भारत पर एक सफल आक्रमण शुरू होता है। और उसके बाद इसने भारत में जो लूटपाट की है, बहुत खतरनाक तरीके से लूटपाट की है। यहां पर जो इसने कत्ले आम मचाया है, बहुत बड़े स्तर पर वो कत्ले आम किया। बहुत सारे दोस्तों के आंसर मैं देख पा रहा हूं, 17 बार। महमूद गजनवी जिसने 1000 से लेकर के 1027 तक भारत में लूटपाट की, हालांकि इसकी मौत 1030 में होगी। 17 बार भारत पर से आक्रमण किया है। ये इतिहासकार हैं एक एलियट, एलियट का कथन है। ठीक है, 1005 इसके कुछ आक्रमण है। इसने मुल्तान, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। 1008 में इसने नगरकोट, जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा देवी का मंदिर है, वहां पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल गुर्जर, वहां के गुर्जर शासक थे, वहां पर आक्रमण इसने किया। कालिंजर अभियान, वहां के शासक विद्याधर थे, चंदेल शासक थे एक, वहां पर इसने मतलब उत्तर प्रदेश में जाकर के, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी ये लूटपाट के लिए पहुंचा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, 16वां आक्रमण 1025 में। ये आक्रमण इसने किया सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर आप लोगों को पता होना चाहिए, भगवान शिव के दोस्त 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो उनके पूजनीय स्थल हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यहां पर चालुक्य वंश के शासक थे भीम प्रथम, और भीम प्रथम को हरा दिया गया। ठीक है, हरा दिया गया। और हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला ये पहला आक्रमण था। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल में एक मान्यता थी कि सोमनाथ मंदिर में एक तलवार लटकी हुई थी। अब वो तलवार चुंबकीय प्रभाव की वजह से अपने पुराने विज्ञान की तरह से वो लटकाई गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी दीवारों को तोड़ा गया तो तलवार तो चुंबकीय प्रभाव खत्म होकर नीचे गिरनी ही थी। तो सब लोगों ने इसमें इसका मतलब बताया गया कि इसका अत्याचार है। वहां पर बहुत लूटपाट हुई, मंदिर को लूटा गया। और कहते हैं कि सोमनाथ की इस लूट से लगभग 1000 मन सोना, एक मन का मतलब होता है 40 किलो, 40,000 किलो सोना सिर्फ सोमनाथ से लेकर के महमूद गजनवी गया। आप समझ सकते कितना सोना वहां पर था। अंतिम आक्रमण इसका 1027 में हुआ खोखरों के विरुद्ध। खोखर एक जनजाति है जिसमें आपका रामलाल खोकर का नाम भी आता है। खोकर से मतलब था यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे भारत से आप वापस जाते थे सिंध क्षेत्र की तरफ, ठीक है, पंजाब से होकर के सिंध क्षेत्र, तो यहाँ पर खोकर निवास करते थे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, जिनके साथ में जिनको सहयोग था जाटों का भी। जाट जो हमारी जाति है उसका सहयोग भी इनको प्राप्त था। तो उनके द्वारा क्या हुआ, इस पर अग्निम आक्रमण किया गया और जिस चीज को ये लेके जा रहा था, जो धन इसके पास था, उसको लूट लिया गया, उसको लूट लिया गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक मैसेज था कि वो कासिम यहीं से गुजरेगा जिसने लगभग इस सोमनाथ आक्रमण के समय पर 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया है। उस कासिम, उस धन का बदला हमको यहां लेना होगा। ठीक है, वापस में कहते हैं अंतिम आक्रमण के बाद में उसका जो लूट लिया गया, तो उसने इसीलिए इनका अंतिम अभियान किया कि मैं खोखरों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। 1030 में मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर हिस्ट्री कब खत्म होगी? अरे भैया पढ़ते रहो ना, काहे को खत्म करना चाह रहे हो यार? है ऐसा होगा कि देखो आपका आएगा अवतार 2.0 बैच। अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम दोनों बैच से पढ़ोगे कि इस वाले से भी पढ़ो, एक ही बैच से पढ़ोगे। किसी एक बैच से सारी पढ़ाई करना, अच्छे छात्र करते भी यही हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस करते रहो, बैच को ही एक खत्म कर लो, या तो अवतार पढ़ लो या अवतार 2.0 पढ़ लो। ठीक है, अवतार 2.0 शुरू होगा आपका लगभग 5-6 तारीख से। अब जब से शुरू होगा तो इसमें शुरू होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उससे पहले क्या होंगे हम, उससे पहले हम इतिहास के 2 सेगमेंट अपने खत्म ही कर लेंगे। अब आप लोगों को इतिहास ही तो पढ़ना है, तो आप लोग तो पहले पढ़ चुके प्राचीन मध्यकालीन, आप लोग तो एक क्रम में पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि क्रम का मैंने आज जैसे ही शुरू किया तो इसका प्राचीन इतिहास से कोई लेना देना है? अब बताइए हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं।
इसी तरह आधुनिक इतिहास भी नए सिरे से बहुत सारे अध्यापक शुरू करते हैं, तो इसको शुरू करेंगे हम तब से, और लगभग अगले 20 दिन में ये शायद हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि लगभग इतिहास को अगर हम कहें 25 से 30 तारीख तक मान लीजिए, ठीक है, 30 दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास टाइम बचा रहेगा, वो वाला घंटा खाली रहेगा, आप परीक्षा तक उसका रिवीजन करते रहें। बात समझ में आया? एक बार थम्स अप करें। आप दिसंबर लास्ट तक मान सकते हैं, दिसंबर लास्ट तक वो खत्म हो जाएगा। ओके भाई साहब। और जितने भी क्वेश्चन है गुरुजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, बच्चा 3 बजे का प्रैक्टिस सेट, उसको रग रग में बसा लो। जब आप देखेंगे बच्चों के सिलेक्शन की एक भीड़ को, हर किसी की जुबान पर वो सेट हमेशा रहा है, आपकी पर भी रहना चाहिए। जो लोग अब तक नहीं ज्वाइन कर पाए थे उस प्रैक्टिस सेट को, अभी उसकी शुरुआत होगी, बहुत जल्दी घोषणा की जाएगी। नई क्लासेस 1 तारीख के आसपास से शुरू होंगी यूट्यूब पर। पुरानी क्लासेस नहीं भी की कोई दिक्कत नहीं, 1 तारीख से बस, मतलब आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो लगभग 15 फरवरी तक मान के चलो, 15 फरवरी तक जितने प्रैक्टिस सेट में उसमें आपको करा दो, वो तुमको घोट के पी लेने हैं, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है दबा के। ये नहीं हर विषय की, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर प्रीवियस ईयर को क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, वो सब मैं हर विषय का करा दूंगा आपको, निश्चिंत रहना। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट जब शुरू होंगे, जब यूपीएसआई की डेट आएगी दोस्तों, बिना डेट के प्रैक्टिस सेट का है कि ठीक है, अभी आप पढ़िए सीख लीजिए। प्रैक्टिस सेट तब होता है जब परीक्षा की एक डेट हो। समकालीन लेखकों की बात करते हैं कि गजनवी के आक्रमण के समय लेखक कौन थे। एक फिरदौसी है जिसको पूर्व का होमर कहते हैं। अच्छा, मैंने सिकंदर के समय होमर का नाम लिया था, उसकी किताब कौन सी बताई थी मैंने, जरा बताएं क्या बोलेंगे? तो फिरदौसी पूर्व का होमर है जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी फारसी भाषा में, इसको ईरान का महाकाव्य कहते हैं। दरअसल में गजनवी ने क्या कहा फिरदौसी थे कि तुम मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। अब आप जानते हैं बहुत सारा इतिहास सत्य नहीं है, क्योंकि हम भी आपको क्या डिलीवर करते हैं कि जो चीजें इतिहास में वर्णित हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ सच है? तो आप कहेंगे भैया मेरा तो दिमाग ये काम करता है कि जो राजा के समय पर लेखक होगा, राजा के खिलाफ तो नहीं लिखता होगा, कत्ल कर दिया जाता होगा, तब तो संविधान और कानून कुछ नहीं था। तो आप क्या बोलेंगे? इसने बोला कि भैया मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। अब अच्छा अच्छा लिखे क्योंकि एक चर्चित लेखक था, तो इसने बहुत बढ़िया लिखा, 4 पुस्तकें लिख के दी इसने तुम्हारे बारे में। उसने बोला नहीं, इतना तो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बारे में लोग भी अच्छा अच्छा जाने। तो उसने उन 4 पुस्तकों को एक पुस्तक में भी कन्वर्ट किया, बड़ी मोटी पुस्तक थी। उसने बोला नहीं, इसको और छोटा करो, छोटी पुस्तक भी लिख दी गई। अब दरअसल में इसने बात की थी एक शब्द की 1 दिनार देने की, यानी कि ऐसे समझिए 100 रुपए एक शब्द के देने की बात हुई थी, और अंत में जब पैसे की बारी आई तो उसने एक शब्द का 1 रुपया भुगतान किया, यानी हम कहेंगे 100 गुना कम राशि दी। तो भाई साहब शाहनामा को बड़ी दिक्कत हुई, मतलब फिरदौसी को, उसके किताब को भी दिक्कत हुई। उसने बोला अच्छा मेरे पैसे काट रहा। उसने उसके बारे में उस पुस्तक में खिलाफ खिलाफ लिखा और उसको प्रचारित प्रसारित भी करवाया। इतनी बेइज्जती हुई, इतनी जल्दी खबर फैली गजनवी के कृत्यों के बारे में कि गजनवी ने इस दुनिया में क्या किया है। सब लोग गजनवी के एकदम से खिलाफ होने लगे। तो उसके नेता मंत्रियों ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, अब इसको मरवा भी दोगे तो सब लोग और ज्यादा बुरा भला कहेंगे कि अपने ही आदमी को मरवा दिया, इससे अच्छा इसके पास पैसे भेज दो। कहते हैं कि जिस समय दिनारों से भरी हुई गाड़ी फिरदौसी के घर पहुंची, उस दिन ही फिरदौसी की मौत हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अरब का एक शासक एक लेखक का गुलाम रहा। उसकी बेटी थी एक अकेली, उसने धन लेने से मना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अलबरूनी एक इतिहासकार है। अलबरूनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा, जीडी 17 हो चाहे 21 हो, हर परीक्षा में पूछा गया है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद को ही हम तारीख हिंद कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यही है। वह कौन मुस्लिम लेखक है जिसने पुराणों का अध्ययन किया है? उतबी एक लेखक है जिसने किताबुल यामिनी, क्योंकि यामिनी वंश था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। वैहाकी जिसने तारीख सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन किस वर्ष आया? 986 एडी में। समझिए जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट है भैया यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट तो बहुत दिन से चल रहे हैं। हाँ दोस्त, जब उनकी एग्जाम डेट उन्होंने बता दिया था कि तब तब एग्जाम होगा, तो हमने भी शुरू किए थे बच्चों की वजह से, लेकिन आप लोगों के लिए बंद तो नहीं किए ना, निरंतर चल रहे हैं।
200 सेट तो उसमें मैंने ही कराए, 150 पौने 200 सेट जीएस के, हिंदी के, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगले वाले बैच में हिंदी पढ़ा दीजिए ना, पढ़ा देंगे, इतनी तुम्हारी डिमांड है। सच में पढ़ना चाहते हो? मोहम्मद गोरी, क्या बोलेंगे? अब आया आपका कौन? आप बोलेंगे जी मोहम्मद, मोहम्मद कौन आया? मोहम्मद आपका मैंने बताया, पहले आया काशिम, जो एक आपका अरबी आक्रमणकारी था। इसके बाद में कौन आया? गजनी आया, या गजनवी कहें, एक ही नाम है, दोनों दोनों नाम अलग अलग नहीं है। इसका वंश गजनी है तो मोहम्मद गजनी भी इसको कह देते हैं। तो ये लोग जब भारत में लूटपाट करके इस्लामिक व्यवस्था को सेट करके जाते हैं, तो उसके एक गैप के बाद में मैंने कहा फिर से मौका मिला, जो इनका उद्देश्य था लूटपाट का वो पूरा हुआ, भारत थोड़ा संभला। लेकिन फिर से आता है कौन? गौर प्रदेश से। गौर प्रदेश मतलब उसी आपका अफगानिस्तान के ऊपर वाले क्षेत्र से मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी सिहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी का अन्य नाम है सिहाबुद्दीन। ओके, ये भारत में रहा है 1173 से लेकर के 1206। गौर प्रदेश इसको मिला था। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ 1175 मुल्तान पर। वहां पर करमाती जाति एक रहती थी लोगों की। करमाती जाति से मतलब आपका, अगर हम बोलें, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि सिया और सुन्नी मुस्लिमों में होते हैं, ऐसी बौद्धों की एक जाति थी सिया जाति। सिया बौद्ध हुआ करते थे। इस पर इन्होंने आक्रमण किया और गोरी की जीत हो गई। तो मुझे बताइए, गोरी का पहला जो अभियान है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? गोरी का पहला अभियान सफल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सारे कह रहे हो या सर पढ़नी है? ठीक है, आगे आएंगे। कुछ दिन बाद तुम ये ना कहने लगना मैथ पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो, फेल हो जाओगे। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तुम मुझे पिटाई करोगे मेरी बाद में। सारा सब कुछ तुमने पढ़ा दिया और हम फेल हो गए। आगे आएंगे, देखेंगे यहाँ से। 1178 ये पाटन गुजरात पर इसने दूसरा आक्रमण किया। अच्छा, पहले कौन आया था गुजरात में? गुजरात में सोमनाथ पर आया आपका कौन? गजनवी 1025 में। मोहम्मद गोरी को भी पता था कि यहां पर पहले तुर्क जा चुके थे। अब तुर्क जा चुके थे तो उसने भी मूड बना लिया कि भैया मैं भी चलता हूं। जब पहले वाले जीत के आए, आज तो और ज्यादा सेना वेना जीत के आएंगे। लेकिन उसकी भूल थी। इस बार भीम प्रथम नहीं, भीम द्वितीय था। चालुक्य वंश के ही शासक थे। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। भीम द्वितीय का ही नाम है मूलराज। मूलराज तो छोटा बच्चा था, 4 वर्ष का, तो लेकिन शासक वही घोषित था, तो इसीलिए इतिहास में लिखा रहता भीम द्वितीय ने बुरी तरह हराया। ये छोटा बच्चा था। दरअसल में क्या बोलोगे? नायिका देवी, इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया, और नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी। नायिका देवी, आप फोटो देख सकते हैं और नमन कीजिए। भारतीय इतिहास में हम लोगों को ये किस्से कहीं दिखते ही नहीं। और एक बड़ा जीवंत किस्सा है कि जब आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, तो जब नेतृत्व किया रानी नायिका देवी ने, इतनी शानदार तलवार का प्रदर्शन किया कि नपुंसक बना दिया मोहम्मद गोरी को। नपुंसक समझते हैं? तलवार गलत जगह लग गई। और ये हकीकत का किस्सा है, इसको आप झूठ ना मानना। एक सिद्ध किस्सा है कि वह बेचारा नपुंसक हो गया। और रानी नायिका देवी को एक अक्षर मात्र की जगह भी बहुत कम पुस्तकों में मिलती है। और आप देखेंगे यहां 1178 के उसके आक्रमण के बाद में लगभग 13 वर्षों तक भारत की तरफ मोहम्मद गोरी नहीं झांका। ठीक है, मोहम्मद गोरी नहीं झांका। तो इस वाले में मोहम्मद गोरी असफल हुआ। तो आप कहेंगे 75 में सफल हुआ, लेकिन 78 में क्या हो गया? असफल हो गया। 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता इसने। उधर प्रयास करने लगा, गुजरात वाले को छोड़ के सिंध के क्षेत्र में धीरे धीरे जीत रहा है। पंजाब जीता, भटिंडा, तबर हिंद को। और इधर दिल्ली के पास आता है, हरियाणा में पड़ता है तराइन, हरियाणा में। गोरी वर्सेज पृथ्वी चौहान ये युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी को हम क्या बोलेंगे? राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी जानेंगे। इसमें गोरी की हार हुई और मोहम्मद क्या बोलेंगे आपका? मोहम्मद गोरी हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी इसमें विजयी हुए।
पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इनके मित्र हैं, जिन्होंने लिखा है क्या, चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिससे हमको वर्णन मिलता है आपका किसका, तराइन के युद्धों का। तो मोहम्मद गोरी बेचारा छोटे छोटे क्षेत्र जीतते 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 किस प्रयास में था, दिल्ली की तरफ आने में। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान जी शासक थे राजस्थान अजमेर में, जिन्होंने कहां पर आपका क्या बोलेंगे, हरियाणा के तराइन में हरा दिया इसको। अब मैंने कई बार देखा है, जब भी मैं तराइन का नाम लेता हूँ पानीपत का, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एकदम से होशियारे वाला सवाल आता है, जी ये सारे युद्ध तराइन में क्यों हुए, सारे युद्ध पानीपत में क्यों हुए। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों ने पढ़ा भी ऐसे ही दिया कि युद्ध पानीपत में 3 ही तो युद्ध हुए हैं, तराइन में भी तो 3 ही युद्ध हुए। भारत के इतिहास में क्या 6 ही युद्ध हुए हैं सिर्फ। भारत के इतिहास में कहा जाता है कि भारत के इतिहास में इस्लामिक आक्रमण से लेकर के या महाभारत के काल से आज तक लेकर के 1500 बड़े युद्ध लड़े गए हैं। तो बाकी कितने बचे, 1500 ही काउंट कर ले तो 1494 युद्ध और भी जगह हुए। तो आप ये मूर्खता वाला सवाल नहीं करना है कि सारे युद्ध तराइन में ही क्यों हुए। कौन कहता है सारे तराइन में हुए, 3 ही तो हुए। 3 क्यों हुए उसका कारण पूछिए। देखो, जब भी शासक दिल्ली की तरफ जाते थे तो युद्ध ऐसे नहीं था, युद्ध के अपने यहाँ पर जो भारत में ये आते तो यहाँ दिल्ली, इधर थी अरावली रेंज, ठीक है, दिल्ली से आपका राजस्थान गुजरात, तो इधर वाला क्षेत्र बचता था। ये लोग खैबर दर्रे से आते थे, बोलन दर्रे से आते थे, इन पहाड़ी मार्गों से। तो यहाँ पर जो स्थल मिलता था, ये हरियाणा में यही खाली जगह थी जहां पर सेनाएं भिड़ सकती थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर जब रोहित शर्मा एक ओवर डाल सकता है तो एक दिन मैथ पढ़ाने का प्रयास करो। नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ, ऑफलाइन मैंने अकेले पढ़ाया है, बहुत दिनों तक पढ़ाया है, सारे विषय अकेले पढ़ाए हैं। बाद में हमारे मैथ के एक हमारे मित्र थे नीरज सर, उन्होंने बाद में मैथ पढ़ाया मेरे साथ। लेकिन उनके जब तक उन्होंने नहीं पढ़ाया तब तक ऑफलाइन में मैं अकेले ही सारे विषय पढ़ाता था। सुबह करंट अफेयर्स, फिर मैथ, फिर रीजनिंग और फिर जीएस। ठीक है, और क्लास आप कहेंगे क्लास कितनी देर की होती थी, तो ऐसे नहीं पढ़ाता था मैं ऑफलाइन में कि 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा ले, पूरे 6 घंटे, सुबह 6 से 12 तक, बीच में 5 मिनट का ब्रेक। कोरोना में भी ये क्लासेस चली गुप्त तरीके से, एक डिग्री कॉलेज में, किसी को पता ना चले लेकिन हमारे किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। आगे आएंगे 1192 तराइन का सेकेंड युद्ध, 1192। 1192 तो 1191 में क्या हुआ मुझे बताएं एक बार, क्या रिजल्ट आप लोग समझे, कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान जी जीते। पृथ्वीराज चौहान जी के किस्से थे, बहुत बलशाली, बहुत सुंदर और एक कुशल नेतृत्व वाले आदमी थे। लेकिन फिर से वही कहते ना कि धोखा, कौन सी वाली बात चलती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो हिंदुस्तान के शासकों की हार का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गोरी और पृथ्वीराज चौहान। गोरी इस बार कहते कि गोरी का ऐसा हाल रहा, गोरी का ऐसा हाल रहा कि अगले ये युद्ध लगभग 14 महीने के बाद हुआ। 14 महीने तक कहते कि गोरी ने कपड़े नहीं बदले, गोरी ने अपना खाना पीना जो है आधे दिन त्यागे रखता। वो बोलते कभी खाता कभी नहीं खाता, उसको सिर्फ एक चिंता थी कि पृथ्वीराज चौहान जी को हराना है, जिसमें वो अगले ही वर्ष सफल भी हुआ। यहाँ पर गोरी जीता और उसने अजमेर का क्षेत्र मिला पृथ्वीराज चौहान जी को। यहाँ पर 2 किस्से आते हैं। एक तो किस्सा ये आता है दोस्त कि पृथ्वीराज चौहान जी को इसने बंदी बना लिया, लेकिन चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखा है नहीं, एकदम से बंदी नहीं बनाया है। क्या बोलेंगे, उन्होंने लिखा है कि आपका, क्योंकि दरअसल में मैं आपको एक और बात बताऊं कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने पूर्ण नहीं किया, उनके पुत्र जलहण ने इस किताब को पूर्ण किया है। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना के ले जाया गया तो चंद्रबरदाई भी उनके साथ चल दिए। उन्होंने कहा मेरे दोस्त को ले जाते हो मैं भी साथ जाऊंगा, तो बंदी दोनों लोग बन के गए। तो किताब तो अधूरी रह गई थी, किताब को पूरा किया है किसने, जलहण ने। तो वो ये कहता है जलहण की बंदी नहीं बनाया गया, पहले वो तैयार हो गए मोहम्मद गोरी के क्षेत्र के अधीन, और पृथ्वीराज चौहान जी ने अजमेर में शासन किया है। क्योंकि वहां अजमेर से ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर एक तरफ गोरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जी का चित्र देखने को मिलता है।
तो आप भी इस बात को जानते हैं, एक ही सिक्के पर दो ऐसे शासकों का चित्र मिल जाना ये किसको दर्शाता है कि उनके बीच कोई ट्रीटी साइन हुई, कोई संधि साइन हुई और उन दोनों ने शासन किया। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानते लेते हैं। इन्होंने दिल्ली जो बसाई है, इन्होंने नहीं बसाई है, दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ल्याकापुरी था, जो इनके नाना थे अनंगपाल तोमर। किसने, ये दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है इसको ढिल्लीकापुरी कहते थे, इसको पृथ्वीराज चौहान जी के नाना थे अनंगपाल तोमर। कौन है ये, इनके नाना थे। अब इनके नाना है तो इनके नाना के कोई बेटा नहीं था, तो इनकी दो बेटियों की शादी की गई इन्होंने। एक जो बेटी की शादी हुई है किसकी, अनंगपाल तोमर जी की, वो हुई थी सोमेश्वर सिंह चौहान जी से। तो सोमेश्वर सिंह चौहान जी कौन हुए, पृथ्वीराज चौहान जी के तो पिता और इनके दामाद हैं। इनके कौन है जी, दामाद है। और जो दूसरी बेटी थी, सेकंड बेटी, दूसरी बेटी की शादी उन्होंने की थी कहां पर, आपका कन्नौज में। और कन्नौज में जिस बेटी की शादी की उसका जो पुत्र है, कन्नौज में जिस बेटी की शादी हुई उसके पुत्र का नाम है जयपाल। तो आप क्या बात समझे, अनंगपाल तोमर जी की एक बेटी का पुत्र, बेटी के पुत्र को क्या बोलोगे रीजनिंग में, दोहित्र, दोहिता जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते, देवता जिसको हम कह देते। तो एक देवता तो उनका जयपाल है और एक देवता पृथ्वीराज चौहान जी थे। उनके कोई पुत्र नहीं है, तो दोनों बेटी चाहेंगी कि उनके उनके बेटे को कुछ कुछ साम्राज्य मिले, चाहेंगी या नहीं। भाई नाना की संपत्ति का अगर बंटवारा होगा तो दोनों मां चाहेंगी कि मुझको भी मिले, मुझको भी मिले। लेकिन यहां पर पृथ्वीराज चौहान जी को क्या मिला है, इनके पिता को अजमेर मिल गया, जिस अजमेर की चाहत इनको थी जयपाल को। तो दोनों मौसी मौसी के लड़के हुए। अब पृथ्वीराज चौहान जी के तो किस्से थे, सुंदर, बलशाली, कुशल नेतृत्व। यही बात जयपाल जी को नहीं भाती थी। जयपाल इस बात से बड़ा चिंतित। यहां पर एक और किस्सा देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेमिका है संयुक्ता, या जिसको हम संयोगिता के नाम से भी जानते हैं। संयुक्ता को प्रेम हो गया पृथ्वीराज चौहान जी के किस्सों से और मन ही मन उनको दूल्हा बना बैठी। उसने बोल दिया कि मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान जी से करूंगी। जयचंद ने कहा, पागली है तू मटरी तो नहीं है, क्यों शादी करेगी उससे, हम तेरा स्वयंवर कराएंगे, तू अपना वर चुन। हमारे हिंदुस्तान में अधिकार मिला लड़कियों को अपना पति चुनने का, अब खत्म हो गया हालांकि ठीक है, अब कानून भी एक्टिव हो चुका, तब भी खत्म हो चुका। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, बहुत सारे लोग कर लेते, बहुत सारे नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, इसने अपनी बेटी के स्वयंवर में सबको कार्ड भेजे, पृथ्वीराज चौहान जी को निमंत्रण नहीं भेजा। और पृथ्वीराज चौहान जी का एक पुतला बनवाया और ऐसे समझो तुम टेंट के गेट पर लगा दिया, और जो भी राजा आए वो हंसे, पुतले को देखकर बोले, अरे पृथ्वीराज चौहान तो हमारी ड्यूटी में लगा हुआ है। सब लोग हंसे पृथ्वीराज चौहान जी को देख के, बोले बताओ हमारे गेट पे द्वारपाल की तरह खड़े हैं। स्वयंवर चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान जी की हीरो वाली एंट्री होती है, घोड़े पर तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, और संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं। ये किस्सा है वहां पर, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, तो यही एक कारण था कि जयपाल ने जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं, जयपाल को गद्दार कहा जाता है, कहते भारतीय इतिहास में जयचंदों की कमी नहीं रही, वो यही जयचंद है। तो भाई साहब कहने की बात यह है कि जयचंद जो है वह एक समय पर गोरी को उकसाता भी रहा, पृथ्वीराज चौहान जी को। अब यहां पर बहुत सारी कहानियां आती हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा, लेकिन दरअसल में उन सारी बातों का बहुत सारे इतिहासकार खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। 1194 में इस जयपाल को गोरी ने जब इनको हरा दिया, तो उसके बाद दिल्ली के बाद में कहां पर गया वो, दिल्ली आप जानते ना, भारत के नक्शे को मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग जानते हैं। दिल्ली के बाद में वो गया कन्नौज, यूपी की तरफ, और वहां जाकर के जयचंद जो गेहड़वाल वंश का शासन था, बहुत पूछा जाता है, इसको भी हराया कन्नौज में। यहां पर गोरी की जीत हुई। मैं आपसे पूछूंगा, अब तक जितने युद्ध हुए उनमें गोरी कितने में जीता है, गोरी कितने में जीता है। मोइनुद्दीन चिश्ती, अब का समय हो चुका है, कल कंटिन्यू करेंगे इसको यहीं से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रवीण कुमार
हाँ, ये रियल इमेज थी पृथ्वीराज चौहान जी की। तो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं मित्र, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बस रिवीजन अच्छा करते रहिए। आप लोग समय से सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, ठीक है? और प्रयास करेंगे आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर पाएँ। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश तुम लोग रखते भी हो। प्रयास करेंगे कि आप तक सारी चीज़ें पहुँचते रहें, लेकिन आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग अच्छा रिवीजन करके इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करोगे और एक दिन सेलेक्ट होके आओगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।